जय हिंद दोस्तों। हमने इसके पहले वाले हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार पार्ट 1 में हमने कल देख लिया था आर्टिकल नंबर 13 तक। कहां तक कंफर्म किया था? आर्टिकल नंबर 13 तक। और हम देखे थे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, कैसे होता है, आर्टिकल 12 में क्या रखा गया, आर्टिकल 13 में क्या रखा गया है, ये सब हम आपका क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार हमारे साथ रिवाइज करिएगा, फिर हम आज आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आगे का मतलब 14, 15, 16, 17, 18 जहां तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे अगला पार्ट 2 बनाने मतलब बना रहे हैं। चलिएगा, पहला चीज देखिएगा। हमने पहला पढ़ा था मौलिक अधिकार को रखा गया है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। मेरे साथ रिवाइज करिएगा। और इसको अपनाया गया यूएसए से। कहां से अपनाया गया? यूएसए से। यूएसए के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी, आई होप सो आपको याद होगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमने देखा था, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसकी भी बात हम कर चुके थे। क्योंकि इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे, किंग जॉर्ज, जो 1215 ईस्वी में अपने यहाँ के लोगों को कुछ लिखित रूप में उनका अधिकार बताया था। ठीक है, जब वही लिखित रूप में अधिकार भारत में दिया जाने लगा भारतीयों को, तो उसी को बोल दिया गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा का हिंदी अर्थ होता है घोषणा पत्र। क्या होता है? घोषणा पत्र। अगला पॉइंट हमने देखा, हमने कहा था यह न्यायोचित होता है, यानी कि आपसे छीना अगर जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, और हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 का प्रयोग करके। ये बात बताए थे हम आपको। हम ये भी बताए थे कि सारे विधिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन सारे मौलिक अधिकार एक विधिक अधिकार होते हैं। ये भी हमने आपको कल बताया था। और आर्टिकल 12 में हमने कहा, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा बताता है। और आर्टिकल 13 में हमने बताया था कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने थे, ठीक है, वो भी कानून लागू रहेंगे, लेकिन वो कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करते हो। और संसद आगे भी कोई कानून बनाएगी, वो भी कानून लागू होंगे, लेकिन वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करते हो। अगर कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को छीनता है आपसे, तो वह कानून शून्य मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात हम कर चुके थे। आज हमें आगे पढ़ना। और हम देखे थे फंडामेंटल राइट में कुल टोटल वर्तमान फंडामेंटल राइट में टोटल 6 भाग है। आपको 6 अधिकार दिए गए हैं। और देखेंगे मूल जब बनाया गया था फंडामेंटल राइट उस समय 7 थे। एक 7वां जो था आपका संपत्ति का अधिकार था। और उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान से पूरी तरह से मतलब यहां से आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर उसको 300 के काम में रखा गया और भाग 12 में रख दिया गया। और बाकी आपके 6 हैं वर्तमान टाइम में। 6 हमने आपको बताया था। पहला था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा वाला था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा था हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां था शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार, और 6वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब हम देख चुके थे, कंफर्म कर चुके थे। ठीक है, आज हमें पढ़ना है, हम इसका पहला पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पहला है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। समता अधिकार। और ये समता का अधिकार देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहां से? 14 से 18 तक। आप देख लीजिए, समता का अधिकार जो हमें बताया गया है वो हमारे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बताया गया। कहां से? 14 से लेके 18 तक बताया गया है। समता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 14 देखेंगे, जो समता के अधिकार की बात करता है। उसके तहत देखेंगे अनुच्छेद 14, इसके तहत अनुच्छेद
अनुच्छेद 14 देखेंगे। अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई है। पहली बात जो बोली गई इसका विधि के समक्ष समता। पहली बात क्या बोली गई है? विधि के समक्ष समता। दिमाग बैठा लीजिएगा, जो पहली बात बोली गई विधि के समक्ष समता। क्या बोली गई है? विधि के समक्ष समता। देखिए, विधि के समक्ष समता। अब यहां ये जानने से पहले ये जानिए सर विधि क्या होता है, विधि का क्या मतलब होता है। विधि का मतलब होता है, विधि का अर्थ देखें साफ साफ। विधि का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कानून। क्या होता है? कानून। विधि का अर्थ क्या होता है? कानून के समक्ष समता, यानी कि समता का मतलब होता है समान, समक्ष मतलब होता है सामने। तो इसका पूरा मतलब अगर निकालेंगे, पूरा अर्थ पूरा निकालेंगे तो हो जाएगा विधि के यानी कि कानून के नजर में या कानून के सामने सब कैसे हैं? एक समान है। कहने का मतलब कि कानून के नजर में सब क्या है? समान है। इसका अर्थ अगर निकालें तो कानून के नजर में सब समान है। इसका अर्थ होता है अपने आप में कानून के नजर में सब समान है। क्या है? कानून के नजर में सब समान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सर ये जो विधि के समक्ष समता है ये कहां से लिया गया? विधि के समक्ष समता तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। कहां से अपनाया गया इसको? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है इसको। और इसको लिया कहां से गया सर? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के अगर हम आपसे पूछ लें कि सर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए तो आप कहेंगे बोरिस जॉनसन। क्या कहेंगे? बोरिस जॉनसन। क्या कहेंगे? बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसका अर्थ क्या होता है? कानून के नजर में सब समान है। इसका अर्थ क्या होता है? कानून के नजर में सब समान है। क्या अर्थ है? कानून के नजर में सब समान है। अगर आपसे एक चीज पूछ सकता है कि इसका सिद्धांत कहां से लिया, किसने दिया था? ठीक है, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत जो दिए थे एबीडेसी ने दिया था। सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत जो दिए थे एबीडेसी। किसने दिया था? विधि के समक्ष समता का सिद्धांत जो दिए थे वो कौन थे? एबीडेसी थे। कौन थे? एबीडेसी। आई होप सो कि पहली बात समझ में आ गई होगी विधि के समक्ष समता। लेकिन यूएसए जो है इस विधि के समक्ष समता जो है इसको नहीं मानता है। यूएसए विधि के समक्ष जो समता है इसको नहीं मानता है। वो कहता है कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। वो जो फॉलो करता है, दूसरा जो बात बताई गई इसमें देखिए आर्टिकल 14 में दूसरी बात जो बताई गई, जो अमेरिका फॉलो करता है वो कहता है विधियों का समान संरक्षण। क्या बोलता है? विधियों का समान संरक्षण। क्या बोलता है? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए। कहां से लिया गया है? यूएसए। और आप जानते हैं यूएसए एक अवार्ड देता है जिसको बोलते हैं लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा अवार्ड देता है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। सर ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किसे दिया गया है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन को दिया गया। सर क्यों दिया गया? इन्होंने मिलकर एक बनाया, क्वाड बनाया था। क्या बनाया था? क्वाड। और उस क्वाड के 4 मेंबर थे, यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए ने दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी दिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने किसको दिया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, पूर्व वाले जो हैं, प्रेजेंट टाइम वाले नहीं, पूर्व वाले जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे जी,
और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इन 4 लोगों की इस अवार्ड से सम्मानित किया गया लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। किस अवार्ड से? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 3 लोगों को। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी यूएसए से। और राजधानी आपको हम बताए थे, इसका वाशिंगटन डीसी होता है। पोटामैक नदी के किनारे इसकी राजधानी पाई जाती है। और यहाँ के एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है टोटल जो न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूयॉर्क देखेंगे आप तो हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हडसन, यानी कि मलिंगा के यार्कर से लोग हदस जाते थे। क्या होते थे? हदस जाते थे। तो हडसन नदी और न्यूयॉर्क। ठीक है, हडसन नदी और न्यूयॉर्क, यूएसए का। क्या? कहाँ का? यूएसए का। और आप जानते हैं मंगल ग्रह पे किसने अपना मतलब मिशन भेजा है जिसका नाम है परसिवरेंस। क्या नाम है? परसिवरेंस मिशन भेजा है अमेरिका ने अभी जस्ट। और मंगल ग्रह पे सबसे पहला हेलीकॉप्टर किसी ने उड़ाया था? तो अमेरिका ने उड़ाया। उसका नाम था यूनिटी। क्या नाम था? यूनिटी। ठीक है, और विधियों, ये अमेरिका बोलता है कि भैया ये वाला नहीं, ये कहता है विधियों का समान संरक्षण, यानी कि ठीक है कानून की नजर में तो सब बराबर है, लेकिन सबको एक जैसा मतलब कैसे दिया जा सकता है? अब एक बच्चा कोई गलती कर दे और एक बड़ा कोई गलती कर दे तो दोनों में थोड़ा अंतर तो होता है ना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर मिल ही जाता है। इसलिए इसने कहा कि हम इसको ना फॉलो करते हुए इसको फॉलो करेंगे। इसका अर्थ होता है कि सामान्य के साथ सामान्य व्यवहार और असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार किया जाएगा। क्या कहता है? सामान्य के साथ सामान्य व्यवहार, असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार किया जाएगा। लेकिन इसका डिसाइड कौन करेगा? राज्य करेगी। इसका डिसीजन कौन लेगा? राज्य करेगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। आई होप सो आर्टिकल नंबर 14 आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या हो गया होगा? 14, आर्टिकल नंबर 14 समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, आगे चलते हैं। समता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई। पहली बात कही गई विधि के समक्ष समता। पहली बात क्या कही गई? विधि के समक्ष समता, जो कहां से लिया गया है सर? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कानून के नजर में सब समान है। इसका अर्थ क्या होता है? कानून के नजर में सब समान है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? एवी डेसी ने दिया था। किसने दिया था? एवी डेसी ने इसका सिद्धांत दिया था। और दूसरी बात इसमें बोली गई विधियों का समान संरक्षण। कहां से लिया गया सर? विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। आप याद रखिएगा, लेकिन पूरा मौलिक कर्तव्य पूछ ले, पूरा फंडामेंटल राइट पूछ ले कहां से लिया गया तो आप यूएसए बताएंगे। कहां से लिया गया? यूएसए से। सिर्फ इसमें एक बात, विधि के समक्ष समता जो है ये ली गई है ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आई होप सो कि आर्टिकल नंबर 14 आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, तब तक रब करते हैं इसको। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 ये 5 प्रकार से भेदभाव को रोकता है। क्या करता है? ये 5 प्रकार से भेदभाव को रोकता है। सर वह कौन 5 प्रकार है भेदभाव के? पहला देखिएगा जन्म स्थान। पहला कहा भेदभाव, भेदभाव को रोकना, भेद भाव को एक प्रकार से देखा जाए तो भेदभाव को कहने का मतलब शिक्षा में भेदभाव को रोकता है। किसमें? शिक्षा में भेदभाव को रोकता है। किसमें? शिक्षा में। किसमें? एक बार इसको अच्छे से साफ कर देते हैं फिर देखते हैं। यही लिख लीजिए, शिक्षा में भेदभाव को रोकता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा में भेदभाव को रोकता है। शिक्षा में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा कहता है। शिक्षा में किसी के साथ
साथ भेदभाव क्या करता है, रोकता है। कट कुट निशान का मतलब है कि खत्म करता है, रोकता है। अब देखिए वो 5 प्रकार है जिसपे इस भेदभाव को रोकता है। अगर हम इसमें पहला देख लें, जन्म स्थान, क्या है जन्म, इसका मतलब आपके साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आप कहां जन्मे हैं, कैसे जन्मे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको शिक्षा सबके समान मिलेगी, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में जन्मे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जन्मे हो, चाहे आप तमिलनाडु में जन्मे हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में जन्मे हो। ठीक है, ये बात होता है, यानी कि जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सर दूसरा क्या है, अगर आप देखिए आपने पहले जन्म किसी ना किसी स्थान पे क्या करेंगे, जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे तो आपका कोई ना कोई लिंग होगा। क्या होगा, लिंग होगा, यानी कि लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं देखा जा सकता कि आप लड़का हैं तो आपको ज्यादा वरीयता दी जाए, या आप लड़की हैं तो आपको ज्यादा वरीयता दी जाए। ये आर्टिकल नंबर 15 बोलता है। अब देखिए पहले आपने जन्म लिया किसी ना किसी स्थान पे, फिर आपका ये डिसाइड होगा कि आप किसी ना किसी लिंग में जन्म लेंगे, यानी कि या तो पुरुष होंगे या तो महिला होंगे। ठीक है, और जब आप जन्म लेंगे कोई ना कोई लिंग होगी, तो आप जरूर है किसी ना किसी वंश में जन्म लेंगे। ठीक है, किसी ना किसी वंश में जन्म लेंगे, किसी ना किसी वंश में जन्म लेंगे, यानी कि आपके वंश के साथ भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप वंश के साथ भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इस वंश से हैं तो आपको भेदभाव कर लिया जाए, आप दूसरे वंश से हैं आप तो चलेगा, यानी कि आप मोदी के वंश के हों, मोदी जी के वंश के हों, तो ऐसा है कि आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, आपको परीक्षा में वैसे पास कर दिया जाए, और आप कहीं किसी मतलब अदर वंश के हों और आपको ऐसा आपके साथ ना किया जाए, तो यही आर्टिकल कहता है कि आप वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। पहली बात बोली गई जन्म स्थान, यानी कि आपने कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा, फिर आप किसी ना किसी लिंग में आए होंगे और लिंग आपका लिंग निर्धारण हुआ होगा, और उसके बाद जो है एक प्रकार से देखा जाए तो आप किसी ना किसी वंश में जन्मे होंगे। क्या होंगे, किसी ना किसी वंश में जन्मे होंगे। अगली बात देखी जाए, रिलेट कर लीजिए, उस वंश की कोई ना कोई जाति रही होगी। ठीक है, कोई ना कोई जाति रही होगी, यानी कि ठाकुर ब्राह्मण कोई भी ना कोई जाति रही होगी, शूद्र वगैरह। तो यही कहता है कि आप जाति के आधार पे भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसके आधार पे, जाति के आधार पे भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और जब आपका जाति डिसाइड हो गया तो पक्का है उस जाति का कोई ना कोई धर्म रहा होगा। क्या रहा होगा, उस जाति का भी कोई ना कोई धर्म रहा होगा, किसी ना किसी के धर्म के अकॉर्डिंग वह जाति आती होगी। बस ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। सर आप कहीं ना कहीं जन्म लेंगे तो कोई ना कोई लिंग जरूर होगी, और लिंग होगी तो कोई ना कोई वंश में जन्म लिए होंगे, कोई उस वंश की कोई ना कोई जाति होगी, उस जाति का कोई ना कोई अपने आप में धर्म होगा। तो यही कहता है इन 5 आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, राज्य भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकता। लेकिन उसी के बाद पहला संविधान संशोधन करके एक बात बोल दी गई, अगर राज्य चाहे तो क्या करे, राज्य चाहे तो कुछ मतलब कुछ कंडीशन में, ठीक है, क्या करेगा, औरतों और बच्चों के लिए, ठीक है, विशेष प्रावधान बना सकता है। क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है। तो अगली बात इसी में बोल दी गई, राज्य चाहे तो पहला संविधान संशोधन करके चाहे तो राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए ये विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। किस किस क्षेत्र में, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में। कौन कौन से क्षेत्र में, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में। लेकिन जब ये बात स्टार्टिंग में बोली गई थी, ये सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लिए बोली गई। किसके लिए, सरकारी
सरकारी संस्थाओं के लिए बोली गई, लेकिन बाद में क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया, 93वां संविधान संशोधन। कौन सा? 93वां संविधान संशोधन। एक संविधान संशोधन किया गया, 93वां संविधान संशोधन 2005। इसमें कह दिया गया सरकारी के साथ साथ सहकारी में भी, ठीक है, सरकारी के साथ साथ सहकारी में भी दे सकते हैं, यानी कि गैर सरकारी में। किसमें? सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी या सहकारी जो होता है ना, वो सरकारी और मतलब प्राइवेट का मिला हुआ होता है, और जो गैर सरकारी संस्था है उसमें भी इसका प्रावधान किया जा सकता है। गैर सरकारी स्थान पर भी गैर सरकारी संस्था भी ऐसा कर सकती है। क्या बात बोली गई है? गैर सरकारी संस्था भी ऐसा कर सकती है। कौन सा संविधान संशोधन से? 93वां संविधान संशोधन से। आप जानते हैं यही सब मैटर था, ठीक है। तो एक 1951 में केस पटिशन फाइल हुई, एक पटिशन फाइल हुई, ठीक है, जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, ठीक है। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 में केस होता है। उस केस के तहत कौन सा केस होता है? शंकरी प्रसाद, ठीक है, वर्सेस भारत संघ एक केस होता। उस केस में पहले संविधान संशोधन को चैलेंज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पहले संविधान संशोधन को चैलेंज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया ये मतलब सही है या गलत है, ठीक है। और दूसरी बात उसमें पूछी जाती है, आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368 में क्या अंतर है? आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368 में क्या अंतर है? तो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पहला संविधान संशोधन पूर्ण रूप से सही है। क्या कहा? पहला संविधान संशोधन पूर्ण रूप से सही है, और आर्टिकल 13 को कहा यह सामान्य प्रक्रिया द्वारा लागू होगा, और आर्टिकल 368 को कहा कि यह संवैधानिक संशोधन है, यानी कि यह विशेष प्रक्रिया द्वारा लागू होगा। बस इतनी बात कही गई। तो पहला संविधान संशोधन को जो चैलेंज किया गया वो किसको किया गया? सुप्रीम चैलेंज किया गया। किसने किया था? शंकरी प्रसाद जी ने किया था। किसने किया था? शंकरी प्रसाद। और उसी संविधान संशोधन से आप जानते हैं कि हमारा अनुच्छेद 9 अनुच्छेद करें अनुसूची 9 जोड़ी गई, और अनुसूची 9 में भूमि सुधार रख दिया गया। क्या जोड़ी गई? अनुसूची 9 जोड़ी गई, अनुसूची में भूमि सुधार रख दिया गया, और उसमें कह दिया गया पूरी तरीके से अनुसूची 9 में आई हुई सब्जेक्ट जो है उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल नंबर 15 समझ में आ गया होगा, शिक्षा में किसी के साथ भेदभाव को रोकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 किन किन स्थानों पे आपने जन्म लिया, किसी ना किसी स्थान पे, फिर आपका कोई ना कोई लिंग हुआ, लिंग के बाद आप किसी ना किसी वंश में आए होंगे, कंफर्म है, और उस वंश के साथ आपका कोई ना कोई जाति रहा होगा, और उस जात के साथ आपका कोई ना कोई धर्म जरूर होगा, उस जात का कोई ना कोई धर्म जरूर होगा, ठीक है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। इतनी बात आर्टिकल नंबर 15 से जान लिए आप, तो जान लीजिए आर्टिकल नंबर 15 आपका क्लियर हो गया। चलिए रब करते हैं, अब आर्टिकल नंबर 16 पे आते हैं। अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 ये भी क्या करता है? भेदभाव को रोकता है। ये भी क्या करता है? अनुच्छेद 16 भी भेदभाव को रोकता है, लेकिन कहता है सार्वजनिक रोजगार में एक जैसा अवसर दिया जाएगा। क्या कहता है? भेदभाव रोकता है किसमें? नौकरी में। एक प्रकार से देख लीजिए, कहता है सार्वजनिक स्थान पर एक जैसे अवसर दिया जाएगा।
ये भी क्या बात कहता है, कहता है सार्वजनिक स्थानों पर एक जैसा अवसर दिया जाएगा। क्या कहता है, सार्वजनिक स्थानों पर एक जैसा अवसर दिया जाएगा। लेकिन एक प्रकार से फिर बाद में इसमें कह दिया गया, ठीक है, बाद में कहा गया कि अगर राज्य चाहे तो, ठीक है, कुछ जात के मैटर पे, मतलब एक प्रकार से जाति के आधार पर आरक्षण दे सकती है। क्या कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। तो सरकार ने बाद में इसमें आरक्षण की बात की गई। किसकी बात की गई, आरक्षण की भी बात की गई। आरक्षण की बात की गई। अगर सरकार चाहे तो 16(4) में कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अगर राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकती है। क्या कहा, अगर राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकती है, जिसके तहत आप जानते हैं अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, आरक्षण दिया गया पहले किसको, एसटी और एससी और एसटी को। किसको दिया गया आरक्षण, एसटी और एससी को आरक्षण दिया गया, ठीक है, एसटी प्लस एससी को आरक्षण मिला, ठीक है। अगला आपने देखा एक समिति बनाए ओबीसी को आरक्षण के लिए, दूसरी हेडिंग थी ओबीसी। देखिएगा ओबीसी को आरक्षण के लिए दूसरी बात जो बताई गई, ओबीसी के आरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई। सर वो कौन समिति थी, काका कालेलकर समिति। कौन सी समिति बनाई गई, काका कालेलकर समिति बनाई गई। काका कालेलकर समिति कब बनी, 1953 में। इसने पूरी तरह से ओबीसी के आरक्षण की बात गलत ठहरा दी। इसने कहा कि नहीं, मतलब आरक्षण ठीक नहीं है। क्या कहा, ओबीसी को आरक्षण की बात पूरी तरह से गलत ठहरा दी। फिर एक समिति, दूसरी समिति बनाई जाती है ओबीसी के आरक्षण के लिए सन 1979 में लगभग एक समिति बनी, ठीक है। उस समिति का नाम था मंडल समिति। कौन सा, मंडल समिति। कौन सी समिति बनाई गई सर, मंडल समिति बनाई गई आरक्षण के लिए। कौन सी समिति बनाई गई, मंडल समिति बनाई गई, ठीक है। मंडल आयोग या मंडल समिति ने, मंडल आयोग, कौन सा आयोग बनाया गया, मंडल आयोग या मंडल समिति, कोई कुछ भी लिख ली, मंडल समिति बनाई गई। इसने अपना रिपोर्ट दिया, इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1980 में और कहा कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा सकता है। क्या कहा, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा सकता है, लेकिन ये उस वक्त लागू नहीं होता है। फिर एक समय आता है सन 1990 में, जब बीपी सिंह आते हैं। कौन आते हैं, बीपी सिंह आते हैं। सन 1990 में बीपी सिंह आकर इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। तो ये 1990 में लागू हो गया। किसके समय भी, बीपी सिंह, बीपी सिंह के समय में लागू होता है। लागू कब सर, 1990 में। कब लागू होता है, 1990 में बीपी सिंह के समय में लागू होता है। और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, आप जानते हैं अभी एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019-20 2019-20 में एक 104वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत ओबीसी और एससी के आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 10 साल बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाया गया, 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 2020 से लेकर 2030 तक किया गया। 10 साल आरक्षण को एक्सटेंड कर दिया गया। कब से, 2020 से 2030 तक, ठीक है। ये हर 10-10 साल जो है बढ़ाया जाता है। इस आरक्षण पाने के पीछे सबसे बड़ा किसी का हाथ है, वो भीमराव अंबेडकर जी का है। इसी आरक्षण को लेके, ठीक है, इसी आरक्षण के लिए कि ताकि जो है छोटे बड़े में भेद ना रह जाए और छोटे ऊपर चले जाए थोड़ा, ठीक है,
3 गोल मेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। इसी सब मैटर को लेके गांधी जी से यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, कौन से जेल में? यरवदा, महाराष्ट्र की यरवदा जेल में ऐसा हुआ था। बात समझ में आई ना। और आरक्षण, जैसे आरक्षण को लेकर बहस भी होती है ना, लोगों को लगता है कि यार ये गलत चीजें हैं, सही चीजें हैं, क्या हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति इतने ऊंचाई पे है, अगला व्यक्ति अभी यहीं पड़ा है। ठीक है, आरक्षण सिर्फ इसलिए होता है कि अगर इनको ढकेल के पुश करने के लिए होता है। आरक्षण किस लिए? पुश करने के लिए। अगर पुश करके यानी कि आरक्षण के सहायता पुश करने के लिए इनके बराबर नहीं लाया जाएगा तो ये ऊपर बढ़ते चले जाएंगे और ये बेचारे हमेशा के हमेशा दबे रह जाएंगे। इसलिए आरक्षण देके इनको पुश किया जाता है कि आप भी इनके बराबर हो जाइए। क्या हो जाइए? आप भी इनके बराबर हो जाइए। आरक्षण देखा जाए तो सही भी है और देखा जाए तो कुछ आधार पे गलत भी है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है इसके पीछे लेकर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर आपको 16 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, अभी तक की जो बात बताई गई। फिर मोदी जी आते हैं। ठीक है, मोदी जी एक संविधान संशोधन करते हैं, इधर बता दे रहे हैं, एक संविधान संशोधन करते हैं। मोदी जी एक संविधान संशोधन करते हैं जिसको कहते हैं 103वां संविधान संशोधन। कब करते हैं? लगभग 2019 में ये संविधान संशोधन होता है, 2019-20 में। और इसमें क्या क्या कहा गया? EWS को, किसको? EWS को, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जिसको बोला गया। इसके तहत यानी कि जो सामान्य में पिछड़ा है, ठीक है, सामान्य में जो पिछड़े लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण दे दिया। कितने परसेंट? 10% आरक्षण दे दिया। 10% आरक्षण दे दिया गया। 10% आरक्षण दिया गया। जो सामान्य में पिछड़े वाले लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया गया। आप जानते हैं, और इस आरक्षण को लेकर थोड़ा बहस भी हुई, लेकिन ये आरक्षण पास हो गया। ठीक है, और जब ओबीसी को आरक्षण लागू किया गया 1990 में, ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से 1990 में लागू किया गया, तो इंदिरा साहनी एक केस हो गया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत राज्य, भारत संघ, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। एक केस हुआ सर। ये केस कब होता है? सन 1992 में। और इन्होंने ये बात पूछी इंदिरा साहनी जी ने कि क्या ये जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण पूर्ण रूप से सही है? ठीक है, पूछा गया ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण क्या पूर्ण रूप से सही है? यानी कि चैलेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चैलेंज कर दिया गया आरक्षण को लेकर। ठीक है, क्या किया गया? चैलेंज किया गया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये आरक्षण पूरी तरीके से सही है, एकदम पूर्ण रूप से सही है। लेकिन इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी और कही, क्या कही? आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कही? आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात एक समझाई वहां कि आरक्षण जो होगा ये 25% से ज्यादा नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है सार्वजनिक स्थान में वही 5 प्रकार से जो है ऊपर आप पढ़ा चुके हैं आपको। सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है, एक जैसा अवसर दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान, ये सार्वजनिक स्थान के सार्वजनिक स्थान जो है, सार्वजनिक के साथ साथ सार्वजनिक स्थान के, ये सार्वजनिक स्थान नहीं, सार्वजनिक रोजगार है। चलिए इसको थोड़ा सही कर लीजिए। सार्वजनिक रोजगार, गलती से वो स्थान निकल गया था। सार्वजनिक रोजगार एक प्रकार से देखा जाए तो कह सकते हैं नौकरी में। क्या कहते हैं? नौकरी। सार्वजनिक रोजगार, एक बार इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। सार्वजनिक रोजगार में एक जैसा अवसर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक जैसा अवसर दिया जाएगा। सार्वजनिक रोजगार में एक जैसा अवसर दिया जाएगा, आर्टिकल 16 कहता है। और इसमें फिर बाद में कह दिया गया कि 16 के 4 में फर्स्ट संविधान संशोधन से कि अगर सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है। ठीक है, उसके बाद ST SC को आरक्षण मिला।
फिर ओबीसी को आरक्षण मिला, ओबीसी का आरक्षण के लिए पूछता है सर कौन सी समिति बनाएगी, काका कालेलकर समिति बनाएगी, इसने आरक्षण नहीं दिलवा पाई 1953 में। फिर 1979 में बनाई जाती मंडल आयोग या मंडल समिति बनाई जाती है, ये समिति जो है 27% आरक्षण बताती है 1980 में, ठीक है। फिर ये आरक्षण जो है 1990 में लागू हो जाता है बीपी सिंह के समय में। फिर इसको आप जानते हैं चैलेंज कर दिया जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। एक केस होता है 1992 में जिसको ओबीसी आरक्षण को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को सही ठहराया, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा 10 साल के लिए ओबीसी और एसटी एससी के आरक्षण को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर मोदी जी आते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, 103वां संविधान संशोधन करते हैं और 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस करेक्शन को सही कर लीजिएगा, सार्वजनिक रोजगार है, गलती से मुझसे निकल गया था, सार्वजनिक स्थान, ठीक है। क्या है, सार्वजनिक रोजगार है, ठीक है। इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, मतलब नोट्स में सही कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको आर्टिकल नंबर 16 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे तो इसमें कुछ कैटेगरी रखी गई थी, कुछ बातें बताई गई थी, जिसमें कहा गया 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। इनकम कितना बताया गया, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, इतनी बात और जान लीजिए। और आपका जो घर है, ठीक है, आपका जो घर है 1000 फीट स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका मकान 1000 फीट स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मकान जो है 1000 फीट स्क्वायर में नहीं होना चाहिए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। कितनी, 5 एकड़, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास नहीं होनी चाहिए, इतनी बात बताई गई। अब रब करते हैं, आते हैं अनुच्छेद नंबर 17 पे। अनुच्छेद नंबर 17 पे आते हैं। ये अपृश्यता का अंत करता है, किसका, अपृश्यता का अंत करता है, यानी कि छुआछूत को रोकता है। क्या रोकता है, छुआ, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी। क्या कहता है ये, अनटचेबिलिटी रूल्स लागू करता है, यानी कि आप अपृश्यता का अंत करता है, यानी कि आप किसी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकते, भेदभाव, छुआछूत आप किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो तब भी, और चाहे भारत का एक बहुत गिरा व्यक्ति हो उसके साथ भी आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, यानी कि राज्य किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकती, आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। आपने एक केस देखा था, अभी देखा था, बीच में हुआ था मैटर क्या था कि हमारे राष्ट्रपति जी चले गए थे, ठीक है, मंदिर में एक, ठीक, जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा का, जगन्नाथपुरी के मंदिर में चले गए थे। उस जगन्नाथपुरी का मंदिर पूरी तरह से धुलवा दिया गया था, ठीक है। और वहां के साधुओं के ऊपर केस हो गया, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग, जो पूरी तरह से अपृश्यता का अंत करता है। क्या करता है, अपृश्यता का अंत, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि आपके बगल कोई आ जाता आप उसको कहो कि चल तुम नीचे जाते हो, तुम जमीन पे बैठो, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप कर रहे हैं या कोई क्लास में बच्चा जा रहा है तो आप कह दीजिए आप बहुत नीचे जात के हो, आप क्लास में नहीं बैठ सकते, ठीक है। जैसे भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था, भीमराव अंबेडकर जब क्लास में गए थे, जिस वक्त क्लास में जैसे घुसे सारे बच्चे क्लास के
बाहर चले आए और भीमराव अंबेडकर जी उसके बाद से क्लास के बाहर जंगले के पास से बैठ के पढ़ा करते थे। तो यही सब चीज को मतलब इसी चीज को खत्म करने के लिए आर्टिकल नंबर 17 रखा गया है कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को नहीं कह सकते कि आप गिरे जात के हो, हम ऊंचे जात के हैं तो आप हमारे बगल में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यानी कि अस्पृश्यता का अंत पूरी तरीके से करता है कौन? आर्टिकल नंबर 17, यानी कि छुआछूत को पूर्ण रूप से रोकता है आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। अब 18 देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या बोलता है? उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे नाइटहुड की उपाधि हो गई, ठीक है, तमाम उपाधियां हैं, ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि हो गई गांधी जी वाली, नाइटहुड की उपाधि हो गई स्वामी, ठीक है, इन सब उपाधियों को आप धारण नहीं कर सकते। जैसे सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की उपाधि हो गई, ठीक है, ऐसी कुछ भी उपाधि हो, आप उन उपाधियों को अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर भी आज ये रत्न दिया गया, कौन सा रत्न? भारत रत्न। अब जो है भारत रत्न को सचिन तेंदुलकर कहीं नहीं लिख सकते कि भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, क्योंकि कहा गया है कि आप उपाधि तो ले रहे हैं लेकिन अपनी उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के आगे नहीं कर सकते। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, दो क्षेत्रों को छोड़कर। कौन कौन सा? शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, और एक सेना का क्षेत्र। क्षेत्र यानी कि इन दो क्षेत्रों में अगर आपको उपाधि मिली है, ठीक है, तो इन दो क्षेत्रों की उपाधियों को आप धारण कर सकते हैं, ठीक है, छोड़कर, इन दोनों क्षेत्रों की उपाधि को क्या करके? छोड़कर, यानी कि इन दोनों के अलावा और भी किसी भी क्षेत्र की उपाधि मिलेगी तो आप उसको धारण नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में अगर आपको उपाधि मिली है तो आप उसको धारण कर सकते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आप देखते हैं कि जो डॉक्टर नहीं रहते हुए भी नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या वो डॉक्टर हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके नाम के आगे क्या लग गया है? डॉक्टर लग गया है। क्या लग गया है? डॉक्टर लग गया है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नाम के आगे डॉक्टर क्यों? पीएचडी इंसान थे, जैसे पीएचडी इंसान कर लिया तो पीएचडी करने के बाद उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो वही बात का आगे वो लिख सकता है कि जैसे मेरा नाम सौरभ यादव है, ठीक है, तो मैं अगर पीएचडी कर लेता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि क्या नाम है? डॉक्टर सौरभ यादव, ठीक है, क्या लिख सकता हूं? डॉक्टर सौरभ यादव। इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे भारत रत्न मिलता है, मैं कभी नहीं लिख सकता भारत रत्न सौरभ यादव। शायद ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे दूसरा क्षेत्र है सेना का क्षेत्र है। सेना के क्षेत्र में कोई उपाधि मिलती है, जैसे अशोक चक्र हुआ, वीर चक्र हुआ, ठीक है, ये सब उपाधियां आपको मिलती है तो आप लिख सकते हो अशोक चक्र प्राप्त करता ये, वीर चक्र प्राप्त करता ये, ठीक है। आप इस उपाधियों को लगा सकते, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ऐसे मतलब कोई भी उपाधि अगर मिल गई सेना के क्षेत्र में तो आप उस उपाधि को अपने आगे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर कोई भी उपाधि आपको मिलती है तो आप उन उपाधियों को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, यानी कि उपाधियों को क्या करता है? अंत करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 18 करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 18 करता है। अब यहां से खत्म होता है आपका समता का अधिकार पूरा हो जाता है, यानी कि सभी को समान बनाने का अधिकार पूरा हो जाता है, ठीक है। आई होप सो कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और बड़े अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा नोट्स करके। 100% बता रहे हैं, दिमाग में घुस जाएगा। एक बार चलिएगा रिवाइज हमारे साथ करिएगा। सर आर्टिकल नंबर समता का अधिकार
समता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं। पहला बात कहा गया है विधि के समक्ष समता, जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका सिद्धांत किसने दिया था? एबी डेसी ने दिया था। किसने दिया था? एबी डेसी ने दिया था। ठीक है, इसका मतलब होता है कानून के समक्ष सब समान हैं। दूसरी बात कही गई है आर्टिकल नंबर मतलब 14 में ही दूसरी बात जो बोली गई, विधियों के समक्ष विधियों का समान संरक्षण। क्या बोला गया? विधियों का समान संरक्षण, जो यूएसए से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है सर। इसका क्या मतलब होता है? सामान्य के साथ सामान्य और असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार किया जा सकता है, या मतलब किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 कहता है शिक्षा में भेदभाव को रोकता है। क्या रोकता है? शिक्षा में भेदभाव को रोकता है सर। कितने मतलब कितने जगह पे? 5 स्थान पे। कितने स्थानों पे? 5 स्थान। जन्म स्थान, ठीक है, यानी कि आपने जन्म लिया तो आप जन्म लेंगे तो कोई ना कोई लिंग होगी, यानी कि लिंग के आधार पे 5 आधार पे रोकता है। जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे और आपकी जात के आधार पे। किसके आधार पे? जात के आधार पे। यानी कि ये 5 तरीके से भेदभाव को रोकता है आर्टिकल नंबर 15। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। फिर बाद में कह दिया गया कि हाँ, अगर राज्य चाहे तो इस शिक्षा में और सामाजिक सेवा समाज में 2 जगह भेदभाव कर सकती है, महिलाओं और बच्चों के साथ। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 आता है जो सार्वजनिक रोजगार में, क्या किसमें? सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को रोकता है। किसमें? सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को रोकता है। ठीक है, लेकिन बाद में कहा गया कि सार्वजनिक स्थान, वही ऊपर का जो बताया 5 जगह, उसी चीजों पे रोकता है। यानी कि शिक्षा में, ठीक है, धर्म में, वंश के आधार पे, क्या नाम है, मूल स्थान के स्थान पे, जन्म स्थान के आधार पर, ये सब 5 आधार हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं। पहला जन्म स्थान, वंश, धर्म, ठीक है, जन्म स्थान, वंश, धर्म, ठीक है, जाति, ठीक है, वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान, और एक चीज क्या बचा है? वंश, जाति, लिंग। क्या बचा है? लिंग। इन्हीं के आधार पे ये रोकता है पूरी तरीके से। इसमें भी रोका जाता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसे में कहा गया कि बाद में आरक्षण दिया भी जा सकता है, जिसके तहत आपने देखा ST/SC को मिलता है, ओबीसी को मिलता है। ओबीसी के लिए एक मंडल कमीशन बनाया गया, एक काका कालेलकर कमीशन बनाया गया, लेकिन मंडल कमीशन के आधार पे 27% आरक्षण दिया जाता है। किसको? ओबीसी को। ठीक है, ओबीसी के आरक्षण को चैलेंज भी किया गया था इंदिरा साहनी केस में। कौन से केस में? इंदिरा साहनी केस में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। फिर 103वां संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया गया। आई होप सो कि इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। 1-2 बार रिवाइज करिएगा, ये आपके अंडर आ जाएंगी। कहने का मतलब आपके दिमाग में पूरी तरह से स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कर दिया करिए, आप शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए और आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे आपको पार्ट टू पार्ट करके। ठीक है, धीरे धीरे पूरे संविधान को आपको रटा देंगे। डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।